नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। जैसा कि मैं पिछली क्लास में कहा भी था कि मैं आप लोगों के लिए जो घटना चक्र की दृष्टि है उसका करंट अफेयर कराऊंगा, जो 2023 के पीसीएस के लिए रामबाण साबित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल घटना चक्र के दृष्टि को करा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो इस दृष्टि को सेम टू सेम उस पे छाप दिए हैं, लगा दिए हैं स्क्रीनशॉट लेके, और उसी को वो रीड कर रहे हैं। हमको रीड नहीं करना है, हमको नंबर लाना है, वो भी आसान भाषा में। तो इसके लिए मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए ई दृष्टि का जो घटना चक्र है, जो करंट अफेयर है, जो 2023 पीसीएस के लिए आई हुई है। देखिए, इसका बेनिफिशियल किसके किसके एग्जाम के लिए होगा? जो आने वाला आरओ है वहां पर भी ये काम करेगा, जो आने वाला खंड शिक्षा अधिकारी है उसके लिए भी काम करेगा, अभी जो वीडियो का री एग्जाम होगा वहां पर भी ये काम करेगा। तो आप प्रॉपर, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ई दृष्टि मार्केट से ले ले, लगभग लगभग 130 से 135 रुपए का आएगा पूरे साल का। आप क्या करेंगे कि मेरी वीडियो सुनेंगे और जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको आप पेन से सर्कल बनाएंगे और उसी को बार बार रिकॉल करेंगे। ठीक है ना? जैसे पीसीएस में प्रश्न जो सबसे ज्यादा आते हैं वो करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है? और करंट अफेयर में लगभग लगभग 30 से 35 आते हैं। तो हमारा जो एम रहेगा, मैं बहुत बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, मेरा जो एम रहेगा, हम लोग का एम रहेगा 20 से 25 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है ना? जो इस ई दृष्टि से हम लोग, क्योंकि ई दृष्टि आज से नहीं, लंबे समय से जो स्पीशीज का एग्जाम है उसके लिए रामबाण साबित हुआ है। ठीक है ना? चलिए, आइए हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आप, और आप जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, और आप पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर 2012 को। ठीक है ना? आप पार्टी की सरकार है दो राज्यों में, दो राज्य में कह सकता हूं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और एक राज्य है। एक दिल्ली में उसकी सरकार है और एक सरकार है पंजाब में। ठीक है? इसको भाई पंजाब में भी राज्य का दर्जा मिल चुका है, इसे दिल्ली में भी राज्य का दर्जा मिल चुका है। और किसी भी पार्टी को एक क्राइटेरिया होता है कि अगर 4 राज्यों में राज्य का दर्जा मिल जाए तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। तो आपको, आप जो पार्टी है उसको 4 राज्यों में राज्य का दर्जा मिल चुका है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया है, इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है। वो 4 राज्य कौन कौन से? तो ऑलरेडी ये दिल्ली में तो राज्य का दर्जा पा ही चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जीत चुका वहां पे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब में भी आपकी सरकार है, गोवा में भी ये राज्य की दर्जा प्राप्त कर चुका है आप पार्टी, और साथ ही साथ पंजाब में भी यह आपका जो है, पंजाब में भी यह क्या किया है, यह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुका है। देखा जाए तो इन 4 राज्यों में यह राज्य का दर्जा प्राप्त, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है? आप पार्टी, तो अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो वह पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेती है, यानी इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो 8 पार्टियां थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 9 पार्टियां अब होनी चाहिए, नहीं, अब 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय दल की पार्टियां 6 पार्टियां ही हैं। आप पहले पहले 8 पार्टियां थी, उसमें से 3 पार्टियां निकल गई, तो 8 में से 3 निकला, कितना बचा? 5, और ये जुड़ गई 6, यानी 3 पार्टियां कौन कौन सी? एक एआईटीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, वह जो है अखिल भारतीय तृणमूल जो कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो भी राष्ट्रीय दल की दर्जा की पार्टी थी, वो भी क्या हुई, राष्ट्रीय दल की पार्टी से ये हट गई है। सीपीआई, जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी राष्ट्रीय दल की पार्टी से दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और एनसीपी, एनसीपी कौन सी पार्टी है? तो एनसीपी जो है, एनसीपी जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी भी क्या की गई है, राष्ट्रीय दल की पार्टी से दर्जा हटा दिया गया है। यानी वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या 6 है। आप अगर ये करंट अफेयर का सेशन समझ में आ रहा होगा तो आप जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा कि उनको घटना चक्र की ई दृष्टि पढ़ने में आसान हो जाएगा। वो घटना चक्र की कोई भी हो,
जैसे आप वनडे की भी तैयारी कर रहे हैं, आप घटना चक्र की एक दृष्टि ले लीजिए और बस जो बातें कर रहा हूँ उसी को आप हाइलाइट कर लीजिए अपनी किताब में। एकदम सीक्वेंस से पेज वाइज पढ़ते चलेंगे आगे तक, ठीक है? दूसरा करंट अफेयर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? इसे वीवीपी कहा जाता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है कि सरकार को क्या करना है, सरकार जो है ये जो चीन से लगी हुई सीमावर्ती गांव हैं, इन सीमावर्ती गांव का क्या करना है, समग्र विकास करना है, ठीक है ना? बुनियादी ढांचों का विकास करना है, क्योंकि चीन से लगी गांव में बुनियादी ढांचों का विकास नहीं हुआ है। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है चीन से लगी गांव के लिए ये बात की जा रही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। इसका उल्लेख 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। ये प्रश्न पूछ लेगा कि कब इसका उल्लेख किया गया था, तो वित्त बजट जो है, बजट सन जो है 2022-23 के बजट में इसका किया गया था, वित्त मंत्री द्वारा किया गया। लेकिन इसको लॉन्च जो किया गया ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। और ये जो है लॉन्च किया गया है किबिथु। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस ज्योग्राफी में आप किबिथु के बारे में सुना होगा कि भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है किबिथु। जो किबिथु है वो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। वहीं से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। इसके लिए जो बजट रखा गया है, बजट रखा गया है 4,800 करोड़ रुपए। किसके लिए? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए। और इसका टारगेट रखा गया कि ये कब से कब तक चलाया जाएगा, तो 2022-23 से लेकर ये 2025-26 तक चलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022-23 से लेकर कब से कब तक चलेगा, 2025-26 तक चलेगा। इसमें सर्वाधिक जो गांव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में वो है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक गांव किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। क्लियर? साथ ही साथ इसमें जो भी चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले में आप देखेंगे लद्दाख है, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, आप देखेंगे उत्तराखंड है, आप देखेंगे सिक्किम है, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। इन सभी के साथ क्या है, इन सभी में इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। जो जो भारत के राज्य क्या कर रहे हैं, चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उनमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अभी मैं कह रहा हूं आपसे कि आप जो है अपने पास घटना चक्र की एक दृष्टि रख लीजिए, ठीक है? आगे बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। यानी इंडिया जो जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें यह कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य जो है न्याय देने के मामले में कैसा है, राज्य न्याय देने के मामले में कैसा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये कहा जाए तो तीसरा संस्करण है। 2019 में इसका पहला संस्करण आया था और जब कोविड लागू हुआ था तो उस समय इसका संस्करण नहीं आया था, अन्यथा ये तो चौथा संस्करण हो गया होता, ठीक है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देखो न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य किस प्रकार का है या पहले स्थान पे कौन सा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या किया गया, राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया और एक बड़े राज्य और एक छोटे राज्य की श्रेणी में बांटा गया। बड़े राज्य में रखा गया, कहा गया कि जो कर्नाटक है वो न्याय देने के मामले में सबसे बेस्ट है और हमारा यूपी जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लास्ट स्थान पे आता है बड़े राज्यों में, यानी ये न्याय देने के मामले में अच्छा नहीं है। कौन? अपना यूपी। अब बात कर रहे हैं छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है न्याय देने के मामले में टॉप स्थान पे है, टॉप रैंकिंग है इसकी, जबकि लास्ट में है गोवा। गोवा जो है न्याय देने के मामले में क्या है, सबसे पिछड़ा हुआ है छोटे राज्यों में। बड़े राज्यों में कर्नाटक न्याय देने में सबसे अच्छा है और छोटे राज्यों में सिक्किम है, जबकि न्याय देने के पिछड़े मामलों में बड़े राज्यों में यूपी है और छोटे राज्यों में गोवा है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, तीन राज्यों में, पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में क्या हुए हैं, चुनाव हुए हैं। मेघालय में, नागालैंड में और त्रिपुरा में, ठीक है ना? चुनाव हुए। इन तीनों राज्यों में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 है, 60 है, 60 सीट है। तो जो मेघालय में 60 सीट में से 55 सीट जो है एसटी के लिए है। आपसे पूछ भी सकता है कि मेघालय में एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे कि सर उसमें 55 सीटें हैं, ठीक है ना? मेघालय में 55 सीट है, 59 सीटों पर ही क्या हुआ, चुनाव हुआ। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ मेघालय में और वहां पर सरकार बनी। और देखिए पूछा क्या जाता है इसमें, सबसे बड़ी बात है कि किस राज्यों में पूछा जाता है सीटें कितनी है, दूसरा है कि कौन वहां का मुख्यमंत्री बना, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि उसका विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा, ठीक है ना? ये चीजें पूछ ली जाती है, तो हम ये बातें भी लेके चल रहे हैं। तो मेघालय में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, 55 सीटों पे चुनाव हुआ। जो मेघालय में सीएम बने हैं कॉनराड के संगमा। कौन बने हैं? कॉनराड के संगमा।
अब देखिए मैं इस पे पार्टी लिखा हूँ नेशनल पीपल्स पार्टी, इसलिए लिखा हूँ कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो कॉनराड के संगमा की पार्टी है, ये राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त पार्टी है। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त पार्टी है। ठीक है? अब देखिए कॉनराड के संगमा क्या बने हैं? केके, कॉनराड केके संगमा आप कह सकते हैं। और यहां पे थॉमस ए संगमा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अ से अध्यक्ष, अ से ए, ए और अध्यक्ष। तो थॉमस ए जहां पे के लगा होगा वो सीएम है और ए लगा होगा अध्यक्ष, ए से अध्यक्ष और ए से क्या कौन हो गया? सीएम हो गया। ठीक है ना? अब देखिए बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में भी 60 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें नागालैंड में एसटी की है। मान लीजिए कि ये सीक्वेंस बैठाने के लिए दे दिया जाए कि एसटी की घटते हुए क्रम में सीटों की संख्या पूछ दिया जाए, घटते हुए क्रम में। या पूछ दिया जाए कि इन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक एसटी की सीटें हैं, तो आप कहेंगे नागालैंड में। देखिए 59 सीटें हैं। नागालैंड में जो है सीएम बने हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। नागालैंड की जो अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं सेरिंगेन लोंगकुमेर। सेरिंगेन लोंगकुमेर जो है नागालैंड के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखिए नागालैंड में अभी तक महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई भी महिला यहाँ पर विधायक नहीं चुनी गई थी। पहली बार नागालैंड के इतिहास में पहली बार क्या हुआ है कि कोई महिला विधायक चुनी गई है और वो महिला है हेकानी जखालू। ठीक है ना? कौन है? हेकानी, हेकानी जखालू। ये हिकानी जखालू है। मार्कर कोई बात नहीं, चलिए हिकानी जखालू जो है ये महिला है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में 60 सीट है। त्रिपुरा में मैंने कहा ना कि इन तीनों में 60 सीट है विधानसभा की। त्रिपुरा में जो एससी की भी सीट है और एसटी की भी सीट है। इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो त्रिपुरा में एसटी की सीट बहुत कम है, 20 सीट ही है और साथ ही साथ यहाँ पे एससी की भी सीट है। ठीक है ना? यहाँ पे जो सीएम बने हैं त्रिपुरा के वो बने हैं माणिक साहा। माणिक साहा सीएम बने हैं और विश्व बंधु सेन जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष बने हैं त्रिपुरा के। ठीक है? अब आप जब इस दृष्टि का जब घटना चक्र लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए ना तो आपको तब पता चलेगा अच्छा इतना बड़ा बाउंडर बना हुआ है और एकदम छोटे पॉइंट में हमने बात कर लिया। ठीक है? हमने क्या किया? छोटे पॉइंट में इसका क्या किया? बात कर लिया। ठीक है? ये ऐसे ही पूछा जाता है वो सारी पॉइंट। अब मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा लगा दिए हैं घट्टा चक्र का दृष्टि और उसी को रीड कर रहे हैं। जिससे लग रहा है खुद ही पढ़ के देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा तब पढ़ाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। कोई काम कर ही नहीं रहा है, ऐसे ही आके बट बोलने लगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, एकदम आसान भाषा में आपका पीसीएस का जो करंट अफेयर है क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी हम कर लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी कर लिए, ये चुनाव भी कर लिए। अब बात कर ले एमवी गंगा विलास। अभी आपने सुना होगा ना एमवी गंगा विलास कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज है ये, जिस पे यात्रा करेंगे। ये वाराणसी से इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है और कहां से? वाराणसी से। ये जो है ये 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और जाएगी ये असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिल। देखिए कई बार बोगीबिल ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बोगीबिल किस राज्य में है, तो बोगीबिल कहां पे है? असम में है। पहला तो यही एक प्रश्न बन जा रहा है कि प्रीवियस ईयर का कि बोगीबिल किस राज्य में है। ठीक है? अब देखिए ये नेशनल वाटरवे जो कहां से चलती है? ये नेशनल वाटरवे क्या है? नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है ये हल्दिया से प्रयागराज तक है और नेशनल वाटरवे जो है सदिया से धुबरी तक है। ये गंगा का पार्ट है और ये ब्रह्मपुत्र का पार्ट है। नेशनल वाटरवे 1 देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कहां से कहां तक? हल्दिया से लेकर प्रयागराज। और नेशनल वाटरवे 2 जो है सदिया से लेकर धुबरी तक। साथ ही साथ जो एमबी गंगा विलास है ये बांग्लादेश के रूट को भी टच करेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट को भी क्या करेगा? ये टच करते हुए जाएगा। ये 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। इस कितनी नदियों से होकर गुजरेगा? 27 नदियों से होकर गुजरेगा। ठीक है ना? एमबी गंगा विलास। अब देखिए इसका संचालन कौन कर रहा है? कौन कंपनी कर रही है? तो मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज कर रही है इसका संचालन। यही इसको क्या कर रही है?
ऑपरेट कर रही है एमवी गंगा विलास को कौन? मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज। ठीक है ना? मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप अपने साथ घटना चक्र की किताब जरूर रखें, ई दृष्टि का जो पीसीएस की कर रहे हैं वो तो एकदम रख ही ले और इसी को पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? अब देखिए इसी के साथ टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा, वो भी वाराणसी में। टेंट सिटी जो है ये अक्टूबर से जून तक चालू रहता है, यात्रा करता है टेंट सिटी। यानी टेंट सिटी जो है इसका उद्घाटन किसने किया? जो भी मोदी जी उद्घाटन करते हैं उसका नाम पूछा जाता है। मैक्स चीजों का उद्घाटन मोदी जी ही करते हैं। ठीक है? तो टेंट सिटी का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, कहां से? वाराणसी से किया है और ये अक्टूबर से जून तक चलता है। साथ ही साथ पीएम मोदी इसी के दौरान हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किए पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो आपसे आंसर हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएंगे आपके पीएम नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। अब आगे ध्यान दे दें तो आगे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा का मतलब हो गया कि संविधान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो कि जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो अपने निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में दे और इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। ठीक है ना? इसके लिए एक समिति बनाई गई कि ये अनुवाद करेंगे कौन? अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि जो क्या करेंगे क्षेत्रीय भाषाओं में जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देंगे उनको क्षेत्रीय भाषाओं में क्या करें? अनुवाद करें। किसके अध्यक्षता में कमेटी बनी? अभय ओका की अध्यक्षता में। ठीक है ना? तो केरल जो है पहला ऐसा राज्य बन गया कि जिसने क्षेत्रीय भाषा में क्या किया है? अपने निर्णय दिया है। और क्षेत्रीय भाषा केरल का क्या है? मलयालम है। मलयालम है। उसने अपने दो निर्णय दिए थे, वाहन क्रय ऋण और चेक डैम। चेक डैम दो निर्णय दिए थे, वाहन क्रय ऋण और चेक डैम के संबंध में, दो निर्णय के संबंध में। तो आपसे पूछ भी सकता है कि जो है केरल अपना निर्णय दिया है वो कौन कौन से मामले में दिया है? तो आप कहेंगे कि वाहन क्रय ऋण और चेक डैम के मामले में। ठीक है ना? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा बातें चली। और बातें क्या चली कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना 5 संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जिसके के एम जोसेफ जो थे ना उसके अध्यक्ष बने। के एम जोसेफ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय पीठ का निर्माण किया गया और जिन्होंने कहा कि अपने निर्णय में कहा कि देखो जो अ, निर्वाचन आयुक्त हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन जो है, मुख्य इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन, तो जो इनकी नियुक्ति होती है संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि किस प्रकार इनकी नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री सलाह दे देते हैं और राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ठीक है? तो इन्होंने के एम जोसेफ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय दिया और कहा कि जानते हो आप जब भी इनका नियुक्ति करें, किसका? निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसके लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यही लोग सलाह देंगे तब ये क्या करेंगे? ये राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त का या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना? इसके संबंध में था। अब देखिए एक रिपोर्ट है, एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट है जिसे कहते हैं असर। असर का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है ना? और ये जो है असर जो है यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है प्रथम। प्रथम द्वारा 2005 से जारी किया जाता है और ग्रामीण जिलों के लिए जारी किया जाता है। अब इस बार 2022 का जो जारी किया गया असर रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या बात की गई है? कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनका नामांकन दर बढ़ा है। जो 6 से 14 वर्ष है, आप लोग जानते हैं ना 6 से 14 वर्ष के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? एक बार आप जरा उसको रिकॉल करिएगा। ठीक है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन जो रेट है उन्होंने कहा कि ये पहुंच चुका है 98.4%। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 100 में से 98.4 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इनका नामांकन हुआ है स्कूलों में। ठीक है ना? फिर इन्होंने कहा कि देखिए अब आते हैं लड़कियों पे, बात इन्होंने किया लड़कियों पे। प्रथम ने अपनी रिपोर्ट असर में बताया, लड़कियों पे कहा कि जो 11 से 14 साल की लड़कियां हैं इनका अनामांकन, मतलब जिनका नाम नहीं लिखा गया स्कूलों में, 2% यानी 98% का क्या है, 11 से 14 वर्ष की लड़कियां उनका नामांकन हो चुका है।
लेकिन यूपी में 4% लड़कियां ऐसी हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ है, यानी 96% यूपी में जो लड़कियां हैं उनका नामांकन हुआ है, 4% का नहीं। जबकि भारत में 98% 11 से लेकर 14 वर्ष की लड़कियां हैं जिनका नामांकन हुआ है, 2% का नामांकन नहीं हुआ है। जो जो इनकी उम्र बढ़ी, अब 15 से 16 वर्ष की लड़कियां हो गई, ठीक है ना। तो इनका नामांकन दर क्या हो गया, घट गया। इनका नामांकन दर क्या हुआ, घट गया। कितना हो गया, 7.9%, 7.9%। अब कहा गया कि ऐसा कोई राज्य जहां पर 15 से 16 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनका नामांकन और नामांकन दर जो है वो 10% से अधिक है। ये एमपी जो है मामा का जो राज्य है, ये टॉप पे है। यहाँ पे 17% जो 15 से 16 वर्ष की लड़कियां, 17% ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ती नहीं है, इनका नामांकन नहीं है। यूपी की 15% लड़कियां जो है ये पढ़ती नहीं है, 15 से 16 वर्ष की लड़कियां, इनका नामांकन नहीं है। और छत्तीसगढ़ की 11.2% लड़कियां ऐसी हैं जिनका नामांकन नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन। देखिए, मैं बता रहा हूं कि पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम था हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली, हुबली कर्नाटक का है, ये कर्नाटक का है, हुबली रेलवे स्टेशन। 2005 में इसे हुबली कर दिया गया, एक और ब बढ़ा दिया गया, आधा ब बढ़ा दिया गया। 2015 में इसे हुबली कर दिया गया, हुबली। और 2020 में, सितंबर 2020 में इस रेलवे स्टेशन का फिर नामांकन किया गया और इसका नाम रख दिया गया सिद्धारूढ़ा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। इस जंक्शन का जो 8वां प्लेटफॉर्म है, नहीं होता है कि गाड़ी नंबर फला ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ रही है, यात्रियों से अनुरोध है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे चले जाए, ऐसा आता ना। तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर, 1507 मीटर, 1507 मीटर। ठीक है ना। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, कर्नाटक का, और इसका 8वां नंबर का प्लेटफॉर्म है जो 1507 मीटर है। ठीक है ना। अब देखिए, बात कर रहे हैं विदिशा। विदिशा जो है एमपी का आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला का मतलब क्या होता है, ऐसे जिले जो पिछड़े हुए हैं, पिछले जिले को आकांक्षी जिला कहते हैं। इन जिले को क्या करना, इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए एक प्रोग्राम चालू किया गया था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो 2018 में, जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया था। जिस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भारत के 12 जिले शामिल हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं, तो भारत के 12 जिले शामिल हैं। यूपी के 8 जिले शामिल है, और यह प्रश्न पूछा भी गया है पीसीएस के पेपर में कि यूपी के कितने जिले आकांक्षी जिले हैं। ठीक है ना, 8 जिले यूपी के आकांक्षी जिले हैं, जिसमें बहराइच, जो पिछड़े हुए जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये 8 जिले जो यूपी के हैं वो आकांक्षी जिले हैं। अब क्या हुआ कि जो विदिशा है वो आकांक्षी जिला है, और इसने क्या किया है कि ये पहला ऐसा जिला है कि जिसने 5G तकनीकी को लागू किया है। 5G तकनीकी को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे विदिशा। ठीक है ना, वो कौन सा है, एमपी का। यूपी में कितने आकांक्षी जिले हैं, 8, और भारत में टोटल 112। और कब चालू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जनवरी 2018 में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कोल्लम जो है केरल का है, और ये कोल्लम जो है केरल का एक जिला है जो पहला संविधान साक्षर जिला है। पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, कोल्लम है। इसने क्या किया था, एक अभियान चलाया था, संविधान साक्षरता अभियान, और ये अभियान चला था द सिटीजन 2022 के तहत। ठीक है ना, किसके तहत, सिटीजन 2022 के तहत। तो कोल्लम जो है केरल का पहला संविधान साक्षर जिला है, और इसने अभियान चलाया था संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022। ठीक है ना। अब देखिए, हम सभी जो है अब बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हमारा एम भी है कि हम क्या करें, जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन है इसकी कमी करें। हमें क्या करना पड़ता है, हमें ईंधन दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो भारत ने कहा कि देखो, हमें 2047 तक हम ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। धुआं ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अब दूसरे देशों से ऊर्जा नहीं खरीदेंगे, ईंधन नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश में ही ईंधन का प्रोडक्शन करेंगे या नई तकनीकी का यूज करेंगे। 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, और भारत का लक्ष्य भी है कि 2070 तक वह नेट जीरो बन जाए। नेट जीरो का मतलब हो गया कि वो कार्बन उत्सर्जन का क्या करें, एकदम समाप्त कर दे, कार्बन उत्सर्जन करे ही ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा।
तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इसके लिए क्या किया गया है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है ना? और इसमें कहा गया है कि हमें प्रति वर्ष क्या करना, 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करना होगा? प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है ना? क्या करना होगा? प्रोडक्शन करना होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। तो रेगुलर इस क्लास को अगर आप कहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा। आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं आप कह रहे हैं तो मैं आगे चल के इसको बंद भी कर दूँगा। ठीक है? इस वाली क्लास को तो बंद ही कर दूँगा। तब अपना जीएस की क्लास चलाऊँगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।